So first we will have simple exercise. Later we will have interrogative sentences. So first sentence that I want to give you is Anuj heard this news and shared it with his friends. First of all, you make passive from your end. The next is my boss belabored all the challenging situations creatively that come on his way. Rima sings songs rhapsodiously. Rhapsodically, and amuses everyone at extreme. My cousin has behaved with them very mildly. Otherwise, he talks raspily, raspy manner. You know meaning of raspy? Harsh. And mildly means yes, softly, politely. You know meaning of rhapsodically? Melodiously? Come on, say rap. Rap. Rhapsodic. Rhapsodic. Amuses. Amuses. What does it mean? Make No, that is amazes. makes happy. Amuse means to entertain. जिन लोगों के लिए अम्यूज वर्ड नया है वो लोग जरा ध्यान से सुने. बोलो अम्यूज. Amuse. म्यूजिक. Music. Amuses. अम्यूज बोलने से म्यूज वर्ड आ रहा है. म्यूज से बना दो म्यूजिक और अपने मन में कीवर्ड ले आओ म्यूजिक अम्यूजेस अस. Music amuses us. म्यूजिक अम्यूजेस अस. Music amuses us. डू यू नो मीनिंग ऑफ बिलेबर्ड? मैंने कोशिश की है आपको एक्टिव पैसिव के साथ साथ वोकैब भी देने की. तो बिलेबर्ड का मतलब बुरी तरह से पीटना, बुरी तरह से किसी को परास्त करना. तो बिलेबर्ड में लेबर वर्ड आ रहा है. बोलो बिलेबर. लेबर. Labor. लेबर्स को Labors को अमीर लोग अमीर लोग बहुत सताते हैं. बहुत बिलेबर. labor. लेबर. Labor. सो आई थिंक ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा. वो कैब के साथ एक्टिव पैसिव. This will have very good coverage of vocabulary also. And now next is Sunita adorns her Elmira with her new achievements every year. You never fail to amaze us with various surprises from your end. With various surprises from your end.
तो सभी लोगों ने नोट कर लिया। और बताइए अमेज का मतलब? That surprises. हाँ, चौंकाना, किसी को शॉक कर देना। एंड अमेज में मीज वर्ड आ रहा है, या होंडा अमेज। होंडा अमेज कितने लोगों की फेवरेट है? जब भी आप होंडा अमेज गाड़ी देखते हैं उसकी तरफ क्या हो जाते हैं? चौंक जाते हैं। क्या बात है, क्या गाड़ी है। आपके मन में ऐसा ख्याल आता है? बोलो अमेज, होंडा अमेज कार, Honda Amaze car. अमेजेस मी। Amazing. एडॉन का मीनिंग क्या है? टू डेकोरेट। कम ऑन से एडॉन। Dawn. 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 In the welcome of dawn, The welcome of dawn. the whole city was adorned. The whole city was adorned. So students, ये है ट्रिक वोकैबुलरी को याद करने की। और अब हम लोग इनके पैसिव वॉइस की तरफ बढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस की फर्स्ट सेंटेंस मेरा एकदम सही बना है? Anuj heard this news and shared it with his friends. This news was heard by Anuj and shared to his friends. And was shared, and it was shared with his friends by Anuj. अब देखिए ऑप्शंस कैसे बनते हैं। जैसे दिस न्यूज वॉज हर्ड एंड इट वॉज शेयर्ड विद हिज फ्रेंड्स बाय अनुज। बल्कि दिस न्यूज वॉज हर्ड बाय अनुज, इसका काम यहीं पे खत्म कर दो। एंड इट वॉज शेयर्ड विद हिज फ्रेंड्स, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है। और अगर आप इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसी में छोटे छोटे चेंजेस होंगे। जैसे वॉज हर्ड की जगह इन्होंने कर दिया वॉज हियरिंग। ये लो, अब दिखने में जल्दबाजी में गलती हो सकती है। और वॉज हर्ड की जगह वॉज हियर कर दिया, या फिर वॉज बीइंग हर्ड कर दिया। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है? और कितने लोगों को डाउट है कि डी ही क्यों करेक्ट हुआ? सिंपल सा लॉजिक है। गिवन सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में है? तो गिवन सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में? टेंस तो बिल्कुल पता है, पास्ट है क्योंकि सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म कौन सी कैटेगरी में आती है? सिंपल पास्ट में आती है, या उसे हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है। द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट। V2 is used in past indefinite। पहचान क्या है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म किधर आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। एंड द सिंटेक्स ऑफ पैसिव वॉइस फॉर पास्ट इंडेफिनिट इज, जानते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है पैसिव वॉइस का? हाँ, इसमें सीधा हेल्पिंग वर्ब तो आती है नेक्स्ट की। इंडेफिनिट के बाद नेक्स्ट कौन है? कंटिन्यूअस। तो आप लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस एंड सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ना कोई बीइंग लगेगा ना कोई बीन लगेगा। तो ये आपका कॉमन तरीका है इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का। इंडेफिनिट अगर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट वाले के लगेगी, और नेक्स्ट में कौन होता है? कंटिन्यूअस। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब में क्या लग रहा है? वॉज वर लग रहा है। और सीधा वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? थर्ड। जबकि गिवन सेंटेंस में क्या वॉज वर था? तो बस इतना आपको अपने माइंड में रखना है कि इसका सिंटेक्स ये होता है। इज दैट क्लियर? और पैसिव बन रहा है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, और ऑब्जेक्ट किधर आएगा? सब्जेक्ट की जगह। अब देखो जो गिवन सेंटेंस था उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? दिस न्यूज।
ठीक है, और दिस न्यूज वॉज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हर्ड, हर्ड ही आएगा। इसका सेकंड फॉर्म भी हर्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हर्ड। सो जिसको डाउट है वो अभी पूछ ले, क्योंकि इसके बाद फिर सेंटेंसेस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने वाला है। सभी को क्लैरिटी है? आगे बढ़े? ठीक है, तो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सेंटेंस है माई बॉस बिलीवर्ड ऑल द चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएटिवली दैट केम ऑन हिज वे। यहां पे केम होना चाहिए क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में है। हाँ, इसका कौन बताएगा? मैं चाहूंगा कि आप वन बाय वन आंसर दें तो बेहतर होगा। आप बताइए पहले। आई एम सॉरी, चेंजिंग नहीं, चैलेंजिंग है। हाँ, ऑल द चैलेंजिंग, जी। अब देखिए, आप कह रहे हैं आर, आपको साफ साफ अच्छे से पता है कि ये पास्ट है, तो वर आएगा, तो आर क्यों बोला? और ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन में आर जैसी दिखोगे आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, और वो मुस्कान क्या होगी? खतरनाक होगी। आपको लगा मिल गया। यही होता है चार ऑप्शन में, बहुत ही क्लोज, बहुत ही माइनर सा चेंज होता है। तो एसेसर को पता है कि आपसे ऐसी गलती होने वाली है, इसलिए वो ये ऑप्शन जरूर रखेंगे, ऑल द चैलेंजिंग सिचुएशंस आर बिलीवर्ड। उन्हें पता है कि इस तरीके की गलती हो जाती है बाय माय बॉस। क्रिएटिवली अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद बनेगा दैट केम ऑन हिज वे। नहीं, दैट और विच इज फाइन, दैट का दैट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं दैट का विच कर दो, दैट भी तो सही है। अब केम ऑन हिज वे टू सक्सेस में क्या होगा? केम ऑन हिज वे टू सक्सेस को कैसे बनाएंगे? फिलहाल वो इसको वर्क कर देते हैं। केम ऑन हिज वे में कोई दिक्कत है क्या? तो केम ऑन हिज वे टू सक्सेस को एज इट इज रख दें, और कुछ कर भी नहीं सकते। कम केम कम, इनका पैसिव वॉइस बनता है क्या? क्यों नहीं बनता? इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कम एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? कम के साथ, गो के साथ ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इसको लिख लीजिए, कम एंड गो आर intransitive verbs which do not have any object with them, so we can't make their passive, इसलिए इनका पैसिव बनेगा ही नहीं। नहीं, हाँ, क्रिएटिवली पहले लगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बिलीवर्ड क्रिएटिवली बाय माय बॉस। एक्चुअली ये जो बाय वाला एलिमेंट है ना, ये वैसे भी अननेसेसरी काइंड ऑफ एलिमेंट है, इस पे हमारा वैसे भी ध्यान नहीं है, तो इसको हमेशा लास्ट में ही लाओ। पहले पूरा सेंटेंस सेट कर लो, जिससे कि जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आ जाए। तो आपको पता चल गया सही आंसर ऑप्शन ए है, और बाकी के ऑप्शंस में वो यही करेंगे कि इसमें आर लगा दिया, ठीक है, और अगले ऑप्शन में हो सकता है वर तो रखें, और हो सकता है इधर चेंज कर दें, यहां पे कर दें दैट वॉज दैट वर कम, दैट वर कम मतलब जबरदस्ती पैसिव ऑन हिज वे टू सक्सेस, या फिर वो यहां पे कर सकते हैं वर बीइंग बिलीवर्ड, क्योंकि लोगों को बीइंग लगाने का बड़ा शौक होता है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नहीं, बी में मैंने आर कर दिया ना। बोलो, समझ में आया?
तो बीइंग किसके साथ लगता है? बीइंग कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस पे लगता है, इसीलिए आपके सारे पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कंटिन्यूस के साथ। हाँ, तो ये चूंकि कंटिन्यूअस है नहीं, बाकी का इसका एक्सप्लेनेशन वही रहेगा कि गिवन सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। बोलो है कि नहीं? यस सर। उसका सिंटेक्स क्या होता है? बीइंग लगता ही नहीं उसमें, तो बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बोलो सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। हॉच पॉच तो नहीं हो रहा ना? नो सर। रिलेट कर पा रहे हो? अगर कहीं डिफिकल्टी हो तो बताइएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड सेंटेंस में। रीमा सिंग्स सॉन्ग्स रैप्सोडिकली एंड अम्यूजेस एवरीवन एट एक्सट्रीम। द सॉन्ग इज सेंट। एक मिनट, तुम बता चुके हो, अब कोई और मौका ले, तुम अपनी कॉपी में करो। जो बता चुके हैं वो लोग थोड़ा शांत रहें, सबको मौका दिया जाए। हाँ तुम बताओ बेटा। रीमा सिंग्स सॉन्ग्स रैप्सोडिकली एंड अम्यूजेस एवरीवन एट एक्सट्रीम। Everyone was amused. क्या जरूरत है वहां से स्टार्ट करने की? पहले पार्ट का बनाइए ना। The song was sung by Rima. नो, आपका टेंसेस का प्रॉब्लम है। आप पहले कॉपी में लिखिए अपना आंसर, गलत हो गया। चलो नेक्स्ट, और कौन बताएगा? आपको टेंसेस में और ध्यान देना है। हाँ बताइए। Songs are sung by Rima Raspadili and amused everyone at his street. आपका नेक्स्ट वाला गलत है। चलो आप बताओ। नहीं, सॉन्ग्स है तो सॉन्ग्स ही रखो ना, Song सॉन्ग को सिंगुलर मत करो। तो देखिए जो पहला पार्ट है उसमें हो जाएगा सॉन्ग्स आर, क्योंकि अब प्रेजेंट में संग रैप्सोडिकली बाय रीमा। एंड अब जो अगला पार्ट है अम्यूजेस एवरीवन। अब वॉज क्यों लगा रहे हो भैया? एवरीवन क्या होगा? गेट्स क्यों लगाए हम? गेट्स लगा तो है नहीं, इज लगेगा और क्या? एवरीवन इज अम्यूज्ड एट एक्सट्रीम। बस बाई बाई की जरूरत नहीं है। सर वो ऐसे है ना कि वो जो गाती है वो मेलोडियस होता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो गा रही है अभी तो इज आएगा अम्यूज, सब अम्यूज हो गए। देखिए अम्यूजेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बोलो है कि नहीं? ठीक है, अम्यूजेस एवरीवन। कौन अम्यूज करती है? रीमा। रीमा ही अम्यूज करती है। मैंने यहाँ पे शी नहीं लगाया, शी अंडरस्टूड है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पैसिव में हेल्पिंग वर्ब किसका लगेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। तो यहाँ पे एवरीवन क्या कंसीडर किया जा रहा है? सिंगुलर। तो इसके हिसाब से क्या आएगा? इज। सही है? अब नहीं समझा, क्या दिक्कत है बताइए? तो वापस समझा दीजिए। देखिए अगर आपको ना समझ में आए तो आप हिंदी की मदद लें। हिंदी में आ रहा है सभी को एंटरटेन करती है। अब हिंदी में उल्टा बनाओ, सभी को एंटरटेन किया जाता है। बनेगा कि नहीं? बोलो, वह सभी को एंटरटेन करती है। सभी को एंटरटेन किया जाता है। सभी को एंटरटेन किया जाता है। अब देखो यही तो स्ट्रक्चर है, सभी किया जाता है। एवरीवन इज अम्यूज्ड एट एक्सट्रीम। हो गया? और रूल वाइज चलो तो रूल वाइज समझ लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब इसका रूल पहले लिख लो। सिंस द गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, so the syntax for its passive voice is helping verb of continuous plus V3, मतलब is MR plus V3, ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आपको क्या समझाना? एवरीवन ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर है तो इज लग गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म अम्यूज का अम्यूज्ड हो गया, बाकी का सेंटेंस सेट कर दिया। क्लियर है?
और रही बात इसके ऑप्शंस की, ऑप्शंस बना दें तो ऑप्शंस में इस तरीके की गलतियां होंगी जो अभी हो रही थी। ऑप्शंस में जो गलतियां थी, अभी आप पास्ट की लगा रहे थे ना, तो पहली गलती तो यही होगी, वर कर दिया, वर संग रैप्सोडिकली। दूसरे में क्या कर दिया, यहाँ पे एवरी वन की जगह इसकी जगह वॉस कर दिया जानबूझ के। एंड अब की बार सी को सही कर देते हैं और यहाँ पे बीइंग लगा दिया, ये लो। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों, ऑप्शन सी। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। मुझे लग रहा है कुछ लोग कम समझ में आ रहे हैं। सर हाँ, जैसे अगर मान लीजिए हम वहाँ पे गेट्स कर देते, तब भी एक्टिव ही रहता। जैसे आपका सेंटेंस है आई गेट एंग्री, लिखो आई गेट एंग्री, मैं नाराज हो जाता हूं, आई गेट फ्रेश। तो अलग से तुम्हें टॉपिक लिख लो। मुझे लग रहा है तुम्हें गेट का यूज कम अच्छे से आता है। गेट लगाने से सेंटेंस पैसिव थोड़ी ना बन जाता है। कौन कह रहा है गेट लगाने से पैसिव बन जाता है? गेट आप लगाओगे तो एक्टिव ही रहेगा। और इसको एक टॉपिक के रूप में लिख लो, मैं पढ़ाऊंगा। एडजेक्टिव से जब वर्ब बनाते हैं तो गेट लगाते हैं। एडजेक्टिव से जब वर्ब बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? गेट। जैसे आपने कहा वो उदास है, बोलो ही इज सैड। अब आपने कहा वो उदास हो जाता है, बन गया। जैसे आपने कहा कि वो फ्रेश है, ही इज फ्रेश, वो 10 मिनट में फ्रेश हो जाता है। तो गेट कहां लगता है? वैसे तो गेट का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाना, प्राप्त करना। और ग्रामेटिकली गेट हम लगाते हैं जब एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लो, ये एक अलग टॉपिक है अगर आपको गेट का यूज सीखना है। तीसरा गेट का यूज होता है कॉजेटिव वर्ब के रूप में, जब आप किसी से काम को कराते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि मैं अपनी नोटबुक चेक कराता हूं, आई गेट माई नोटबुक चेक्ड, ऐसे। तो ये एक अलग सेगमेंट है जिसमें हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल गेट लगाने से सेंटेंस पैसिव नहीं होता। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन। माई कजिन हैज बिहेव्ड विद देम वेरी माइल्डली। They have been very mildly behaved by my cousin. Otherwise, he talks in less manner. अब वो सेम रहेगा, सही बताया आपने। सिंपली यहाँ पे विद देम है, तो विद देम, अगर आप विद देम को पकड़ के रखोगे तो इसका पैसे बनने ही नहीं वाला। तो देम को उठाकर के इधर दे करना पड़ेगा। दे हैव बीन बिहेव्ड वेरी माइल्डली, दे हैव बीन बिहेव्ड। अच्छा, एक चीज और है, प्रीपोजिशन का नाता नहीं छोड़ते। दे हैव बीन बिहेव्ड विद वेरी माइल्डली बाय माय कजिन, जो भी प्रीपोजिशन आ रहा है वो रहेगा। और अदरवाइज अब ये बताओ, ही टॉक्स का बनेगा रैस्पी मैनर, हार्श मैनर। तो यहां पे आपको फिर से समझ लेना चाहिए कि टॉक is an intransitive verb which has no object with it. So we can't make it passive. अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि बीन क्यों लगा? नहीं समझ में आ रहा। गिवन सेंटेंस किसमें है? यस, तो सिंटेक्स को अच्छे से जाने। द गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। The passive voice, the syntax of
ऑफ इट्स पैसिव इज, चलो पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट, अगर परफेक्ट केस में सेंटेंस है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। हैज बीन हैव बीन का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं हो गया। आपको कहना चाहिए सेम हेल्पिंग वर्ब, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वही रहेंगी, प्लस बीन जुड़ेगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब सेम हेल्पिंग वर्ब का मतलब है प्रेजेंट में हैज हैव आता है तो हैज हैव ही रहेगा, बीन आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स पता होना जरूरी है, तभी आप पैसिव वॉइस बना पाओगे। और अभी देखो टॉक के बारे में आपको क्लैरिटी है, टॉक के साथ ऑब्जेक्ट है नहीं तो आपने उसका पैसिव बिल्कुल नहीं बनाया। तो फाइनली आपका जो सेंटेंस हुआ वो हो गया, देम का इधर आके दे हो गया और दे के साथ हैज हैव में। अब इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों से गलती होती है वो होती है हैव की जगह हैड करना। ऐसी गलती इसलिए होती है क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते करते। तो ये उनके मन में होता है कि हैव का हैड तो मैं बहुत करता हूं, और जैसे ही ऑप्शन में देगा हैड, अरे यस यही सही है। बात समझ रहे? यही बस आपको ध्यान देना है। और कुछ लोग क्या करेंगे, लगाएंगे नहीं बीन, ये लो। और कभी कभी क्या होगा, इसका जबरदस्ती पैसिव बना देंगे। हाँ, ही टॉक्स की जगह कर देंगे टॉक्स आर डन बाय हिम, ये लो। बनाओ कैसे नहीं। तो कुछ लोग होते हैं उतना देखे न वे, उधर का भी पैसिव बना है। यही सही है फिर, लगाओ लगाओ, सही लगाओ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एवरीवन इज क्लियर? तुम्हें दिक्कत आ रही है? देखा, चेहरा देख के बताया था। एक बार जो हाँ, उसको इस सेंटेंस को पढ़ के देखें। किसको? अच्छा, अजीब लग रहा है। They have been behaved with. They have been behaved with very mindly. Actually, with लगने से थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अच्छा, बाई की जगह पे will का यूज नहीं कर सकते? हाँ, बाई की जगह पे will का यूज। नहीं नहीं, they have been behaved with, आप यहाँ पे ये जरूर कर सकते हैं with mild way, mild approach, ऐसा कर सकते हैं। अब सही हो गया? वो बात सही है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान दो कि अगर कहीं सेंटेंस में फिक्स प्रीपोजिशन आ रहा है, जैसे बिहेव के साथ विद आता है, फिक्स है, तो उसके पैसिव वॉइस में वो छूटेगा नहीं, वो आएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, दे हैव गिफ्टेड मी अ चेयर टू सिट ऑन। देखो, they have gifted me a chair to sit on। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे सेंटेंसेस में फिक्स प्रीपोजिशन आता ही आता है। अनीता हैज परचेज्ड अ ग्रैंड हाउस टू लिव इन। You have selected altruistic employees to rely on। He had written tough sentences to deal with। ये केसेस है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के। अब इसमें क्या पैसिव वॉइस बनेगा? I have been
गिफ्टेड अ चेयर टू सिट ऑन बाय देम। ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा नहीं कि टू सिट कर दे, ऑन हटा दे। टू सिट ऑन है तो है। तो कभी कभी ऑप्शन में वो इतना ही सेंटेंस देते हैं, ये लो ऑन हटा करके। और हैव का हेड करने वाले तो बहुत लोग हैं। कई बार इसमें कह रहे थे वॉज गिफ्टेड। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? तुम बताओ। हाँ तुम ही। हाँ क्या बात है बेटा? ऑब्जेक्ट क्या है? तो उठा लो। ग्रैंड हाउस हैज बीन परचेज्ड टू लिव इन बाय अनीता। एक्चुअली टू लिव इन को बाद में लगाने से कोई सेंस नहीं आएगा, इसलिए पहले लगाना ज्यादा सही है। तो आपकी बात करेक्ट आंसर किसको बना दें? सी को बना देते हैं। तो यहाँ पे वही परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे हैड लगा दिया और यहाँ पे बी हटा दो, सी को सी बना दो और यहाँ पे परचेजिंग कर दो। गॉट इट गाइस? अगर हम पहले लगा दे लेबल तो बाद में सर तभी तो मतलब कि घर अनीता ने इधर है। एक्चुअली बाय अनीता टू लिव इन बन रहा है, बट अच्छी अप्रोच यही कि पहले पूरा सेंटेंस सेट कर लो, क्योंकि बाय अनीता तो वैसे भी हमारे लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं हम उसको, ठीक है ना। इट इज सजेस्टेड, ये आपको सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार बाद में चीजें लगाने से उनका सेंस नहीं आता है, इसलिए। अगला है, यू हैव सिलेक्टेड ऑल्ट्रिस्टिक एम्प्लॉयज टू रिलाई ऑन। ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब पढ़ाया वो वर्ड जेनरस। बोलो ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल ट्रस्ट ऑन सच generous people. Altruistic employees have been selected to rely on by you. So इस बार ऑप्शन बी को सही बनाएंगे। So there can be change of had, there can be change of have been selecting, and there can be change of had selected. We had written tough sentences to deal with. So, tough sentences had been written to deal with by him. तो कई बार यहाँ पे have कर देते हैं, कई बार यहाँ पे हैज कर देंगे एंड यहाँ पे राइटिंग कर देंगे।
Okay, Sunita adorns her almirah with her new achievements every year. Sunita's almirah is adorned by her Hmm. New achievement. Come on, everyone, share your answers. नहीं, अगर आप हर अलमीरा को भी ले लेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप सुनीताज अलमीरा ही बोलें. यू कैन टेक हर अलमीरा ऑल्सो. हर अलमीरा is adorned with that's how we make it. तो पहला ऑप्शन जो जनरली गलती में आता है वो है इसकी जगह वॉस लगा दो. बहुत से लोग इसमें बिलीव करते हैं, यही कर दो बस काम खत्म. उसको ध्यान रखना है. एंड इस adorned के साथ साथ being लगा दिया. एंड ऑप्शन सी को हमने करेक्ट कर दिया है और यहाँ पे इज adorning कर दिया है. Okay, next. You never fail to amaze us with various surprises from your end. We never be failed by you. नहीं, वी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. अरे तो टू अमेज अस यहाँ पे वी ऑब्जेक्ट वी सब्जेक्ट के रूप में जब जा सकता है क्या? अगर जा सकता है तो कैसे बनेगा? टू अमेज अस ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं किया सकता. एंड यू नेवर फेल हिम को हम बना सकते हैं यू आर नेवर फेल्ड. आपको कभी फेल नहीं किया जाता है किसी और के द्वारा. ठीक है, तो जैसे सेंटेंस है ना, यू नेवर सेलेक्ट, तुम कभी सेलेक्ट नहीं करते किसी और को, तो उसका उल्टा क्या होगा? तुम्हें कभी सेलेक्ट नहीं किया जाता है किसी और के द्वारा. तो समझ में आया? जैसे एक सेंटेंस है, यू नेवर रिजेक्ट गुड कैंडिडेट्स. इसका उल्टा क्या बनेगा? गुड कैंडिडेट्स आर नेवर रिजेक्टेड बाय यू. अब मान लीजिए गुड कैंडिडेट्स यहाँ पे हमने हाइड कर दिया, यू नेवर रिजेक्ट कर दिया, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? मान लीजिए आप ऐसा भी तो हो सकता है कि यू नेवर डू इट, मतलब यू नेवर रिजेक्ट. यहाँ पे कुछ है तो यू नेवर रिजेक्ट, तुम कभी रिजेक्ट नहीं करते, तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता है, मीनिंग बदल जाएगा. तो इससे अच्छा है नो पैसिव वॉइस. यहाँ ऐसे बोल सकते हैं ना, रिजेक्शन इज नेवर डन बाय यू. नो पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर में है ना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना यू नेवर फेल, तुम कभी फेल नहीं होते हो. अब तुम ही फेल नहीं होते हो ना, तो अब कैसे हम कहते हैं कि कोई तुम्हें फेल नहीं किया या तुम कभी फेल नहीं हुए? तो वी कांट से लाइक दिस. गॉट इट गाइस? तो अभी आप लोग मेरे से सेंटेंसेस ले लो, थोड़े कठिन वाले. हेडिंग डालो इंट्रोगेटिव, हाँ, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. और हम लोग लेने जा रहे हैं, बोलो, मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज, एट व्हाट प्राइस हैड ही
sold his building reluctantly. Do you know the meaning of reluctantly? Unwillingly. Had he really performed that day, had he really performed vivaciously that day in front of chief guest? So vivaciously का मतलब Energetically, energetically, spiritually. spiritfully. Do you really believe on such superstitions? Why does he belittle you all the time unreasonably? Have you thought rationally before taking this decision? How many sentences have you translated into English ebulliently? You know meaning of ebulliently? Confidently, yes. Had they kept your watch surreptitiously in their locker? What's the meaning of surreptitiously? Hiding it fast, quickly. In hidden manner, secret. Was he revealing his own tricky ways meticulously? How many candidates are performing vehemently in their projects? Will you bestow your benefactions over me? Benefaction means एहसान, and bestow मतलब प्रदान करना, देना. बोलो bestow, best दे दो, Best they go. bestow. And benefactions का मतलब है good deeds. Sentence like have either tea or coffee. Hmm? Have either tea or coffee. इसका क्वेश्चन क्या होगा? Have either टी और कॉफी. to your copy. लिख लो टी और कॉफी. अरे मैं कुछ और ही सुन रहा हूँ, तो इसलिए कहूँ लिख लो, लिख के बताओ. Have either टी और कॉफी. सो हैव माने ले लो, आइदर टी और कॉफी, या तो चाय या तो कॉफी. तो यू आर सजेस्टेड टू हैव आइदर टी और कॉफी. एक्चुअली आपका सेंटेंस है, जेंटलमैन का सेंटेंस है हैव टी और कॉफी. Offer जो है तो ये बोलते नहीं हैव ले लो. बोलो हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, have a glass of water. एक गिलास पानी ले लो. यू आर You are suggested to
have tea or coffee. तो ऐसे नहीं हो सकता कि लेट टी और कॉफी भी टेकन. नहीं, let tea or coffee be had by you, वो भी सही है. वो एक अलग स्ट्रक्चर है. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि लेट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है प्लस V3 होता है. तो दोनों ही स्ट्रक्चर सही है. तो अगले टर्न पे हम आपको लेट वाले सेंटेंसेस ही पढ़ाएंगे. स्टार्ट अप. वेहमेंटली का मीनिंग क्या है? तुम सीखना नहीं चाहते हो तो पूछो ना. अभी एकदम से बैग बंद करके जाने के लिए क्यों सोचे? अरे तो अभी पूछ लो ना. ये वर्ड वेहमेंटली लिखा हुआ है. पूछना किसकी जिम्मेदारी है? तो जिम्मेदारी निभाओ. अरे कल के लिए क्या? ये पूछना तो आप ही की जिम्मेदारी ना कि सर मैंने थोड़ी काम बताएंगे नहीं. तुमने हल्का सा बाहर देखा. मैम ने कहा रुक जाना. मैम ने कहा है. हाँ. यही अटेंशन का टेस्ट है. अटेंशन का टेस्ट क्या होना चाहिए? सीधा देखना चाहिए. कितने भी आसपास मतलब थोड़े से डिस्टर्बेंस आए, लेकिन जो साधु है, संत है, उसका ध्यान केवल लक्ष्य पर होगा. बोलो, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, but leaders concentrate only on their objectives. You are unable to concentrate. You are looking all around. No, you should not. You should just look at the screen. You should just look at the screen. अर्जुन को चिड़िया की क्या दिख रही है? Behave like an Arjun. Sit down. सीधा देखो. मेटिकुलसली का मीनिंग क्या है? अब देखो, इतने सारे वर्ड्स मैंने जानबूझ के दिए, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं जानने का. अब मैं चाहता तो आपको ऐसी एक्सरसाइज देता. रीता हैज कम, सोनू हैज गॉन. मैं इतने स्टाइलिश सेंटेंसेस दे रहा हूं, उसका फायदा लो. स्टाइलिश सेंटेंस है कि नहीं? ये यूं ही आपको किताबों में मिलेंगे क्या? ये स्टैंडर्ड तरीके से आप सीख रहे हैं. वोकैब प्लस एक्टिव पैसिव. तो मेटिकुलसली का मतलब होता है किसी चीज को जानने की इच्छा रखना, किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा मेटिकुलस होना. बोलो, कैलकुलस. वी आर मेटिकुलस फॉर कैलकुलस. और वेहमेंटली का मतलब होता है एनर्जेटिकली. बेनिफैक्शंस का मतलब होता है एहसान, गुड डीड्स. दे दो, प्रदान करना. बोलो, बेस्ट दे दो.